अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम मैम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, आ जाए सारे बच्चे। 10 तक वेट कर लेते हैं। मैम क्लासेस ऑन कैंपस होने के बाद क्विज कब होगा? तो ये देखेंगे क्लासेस ऑन कैंपस कब से होंगी, फिर उसके बाद ही देखेंगे ना क्विज कब होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमोडायनामिक डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। अब इसमें आज हमने पढ़ना है हेमरेजिक डिसऑर्डर्स और थ्रोम्बोसिस। हेमरेज क्या होता है? जो भी ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आ रहा है, कहीं पे भी वेसल्स में से बाहर आ जाता है और एक्यूमुलेट हो जाए कहीं पे भी, उसे हम हेमरेज कहते हैं। और थ्रोम्बोस का हमें पता है कि थ्रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो वेन के अंदर, जो वेसल्स के अंदर बन जाए, उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है हमारा, उसका नॉर्मल हेमोस्टेसिस मेंटेन्ड है। किन 3 फैक्टर्स की वजह से? एक तो वेसल वॉल की इंटेग्रिटी की वजह से, जो कि इतनी परमिएबल नहीं है कि वो फ्लूइड वहां से उसमें से बाहर निकल आए। दूसरी चीज इंट्रावस्कुलर प्रेशर और ऑस्मोलैरिटी की वजह से। इंट्रावस्कुलर प्रेशर क्या है कि जो वेसल वॉल के अंदर प्रेशर होता है वो इतना ही होता है कि वो प्रेशर जो जो कह लें कि वेसल्स की वॉल है, जितनी इलास्टिसिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही उतने ही प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है। अगर वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड ऊज आउट कर जाएगा, जो कि हम हाइपरटेंशन के केसेस में देखते हैं। ठीक है, कि हाइपरटेंशन के केस में हम कहते हैं कि हेमरेज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ कह लें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन अ फ्लूइड, हम उसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इतनी मेंटेन रहती है कि ये ना हो कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, उसके साथ वो मेंटेन रहता है। ये नहीं होता कि दोनों आइसोटोनिक होते हैं, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, यानी अंदर ब्लड है और बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो ये दोनों आइसोटोनिक होते हैं। ये नहीं होता कि अगर ये हाइपरटोनिक होगा तो यहाँ से सारा फ्लूइड निकल के बाहर चला जाएगा, या अगर वो हाइपरटोनिक होगा तो वहां से सारा फ्लूइड अंदर आ जाएगा। ये तीनों फैक्टर्स अपनी नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहते हैं, तभी जो है वो ब्लड आराम से वेसल वॉल में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, विदाउट क्लॉट बने। अब क्या होगा अगर इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाता है? वॉल्यूम में चेंज कैसे आएगा? वही जैसे हमने बात की ऑस्मोलैरिटी की, अगर वो डिस्टर्ब होती है अंदर की या बाहर की, इंट्रावस्कुलर या एक्स्ट्रावस्कुलर, तो चेंज आ जाएगा। प्रेशर में चेंज आ जाएगा इंट्रावस्कुलर, जैसे कि हाइपरटेंशन के केस में ज्यादा प्रेशर से ब्लड मूव कर रहा है। या फिर प्रोटीन कॉन्टेंट भी वही बात आ गई ऑस्मोलैरिटी के हिसाब से, अगर प्रोटीन कॉन्टेंट ज्यादा हो गया तो बाहर से फ्लूइड ज्यादा अंदर आ जाएगा। या फिर एंडोथेलियल के फंक्शंस में कोई चेंजेस आ जाए, यानी कि जो वेसल्स की वॉल है वो ज्यादा परमिएबल हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगी अक्रॉस द वेस्कुलर वॉल। समझ आई मैम आप लोग को? ऑस्मोलैरिटी का एक दफा रिपीट कर दे। ऑस्मोलैरिटी का। अच्छा बच्चे, ये 3 पॉइंट्स हैं: वेसल वॉल इंटेग्रिटी, इंट्रावस्कुलर प्रेशर एंड ऑस्मोलैरिटी। ये 3 चीजें हैं जो मेंटेन करके रखेंगी ब्लड को इन इन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एक्यूरेट अमाउंट कि वो मूव करता रहे। ठीक है, उसमें
अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ऑस्मोलैरिटी की हमने बात की कि अगर हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं और एक बच्चों आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक का तो आपको पता है ना। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है कि दोनों में कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है, अगर एक में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो हम उसे कहते हैं दिस इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन किस चीज की? सोल्यूट्स की। यानी कि जैसे ब्लड में प्लाज्मा है एंड सेल्स है, तो जो प्लाज्मा है वो उसका फ्लूइड कंटेंट है, जबकि जो सेल्स है हमारे आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये क्या चीज बना रहे हैं? उसका सोल्यूट कंटेंट बना रहे हैं। तो ये कंटेंट, और ये प्रोटीन इन नेचर है, सारे ब्लड सेल्स प्रोटीन इन नेचर है ना। तो ये जो सारे सोल्यूट्स हैं और ये सारा कुछ, ये ऑस्मोलैरिटी एग्जैक्टली एक्यूरेट टू दैट ऑस्मोलैरिटी है जो कि एक्स्ट्रावस्कुलरली प्रेजेंट है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो ऑस्मोलैरिटी है, ये दोनों बैलेंस में रहेंगी। यानी दोनों तरफ एक जैसी कंसंट्रेशन होगी, तभी तो ऐसा नहीं होगा ना कि वाटर बाहर या अंदर मूव करता रहे। लेकिन अगर कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाएंगी, अंदर ब्लड थिक हो गया अगर, तो फिर क्या होगा? बाहर से वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, आई समझ बात? यस मैम। आगे चले। आगे हम आते हैं हेमरेज की तरफ। हेमरेज क्या होता है? मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने लफ्ज सुना हुआ है हेमरेज, जो यानी कि ब्लड निकल आया, वैसे से बाहर हो गया, कोई भी रप्चर हो गया, ये हेमरेज। अच्छा, अब ये हेमरेज बॉडी से बाहर भी आ सकता है और विद इन द बॉडी भी हो सकता है। वो कैसे? हेमाटोमा बन सकता है, विद इन किसी टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, पिटैची होता है। हेमाटोमा क्या होता है कि सिंपल ब्लड की एक्यूमुलेशन किसी भी टिश्यू में हो जाए तो हम उसे कहते हैं हेमाटोमा फॉर्मेशन। पिटैची क्या होता है? पिटैचीज होते हैं जो सिर्फ 1 to 2 mm का हेमरेज होता है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में या सिरोजल सर्फेसिस में। जैसे हमें स्किन के नीचे जैसे नेल के नीचे हमारे, या कभी स्किन के नीचे जरा सी चोट लग जाए तो एक हल्का सा एक डॉट सा ब्लड का नजर आ रहा होता है, दैट इज पिटैची। यही अगर थोड़ा सा लार्जर हो, मोर देन 3 mm हो, तो हम इसे परपरा कहते हैं। ठीक है। मैम सिरोसल सरफेस क्या होता हाँ जी बच्चे। है? मैम सिरोसल सरफेस क्या होता है? बच्चे मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं। मैम मैं मैम कह पूछ रही रही है हूँ कि कि सरोसा सरफेस क्या होता है? बच्चे, सिरोजल सर्फेसिस होती हैं जो बॉडी कैविटीज को लाइन कर रही होती हैं। ठीक है, या फिर जैसे हमारी ये कवरिंग है, जैसे हमारी कह लें कि ये चेस्ट की, एब्डोमेन की, ये फोर आर्म्स है हमारे, ये जो स्किन सारी कवर कर रही है ना, इनको हम कहते हैं सिरोजल सर्फेसिस। ठीक है। हम ओके अब मैम। परपरा है जो मोर देन 3 mm हो जाएगा, उसे हम परपरा कहते हैं। देन इकाइमोसिस है। इकाइमोसिस अगर मोर देन 1 to 2 cm हो तो हम उसे इकाइमोसिस कहते हैं। और जो सबक्यूटेनियस हेमाटोमास होते हैं, जैसे कि ब्रूजेस होते हैं, उन्हें भी हम इकाइमोसिस भी कहते हैं। उसके अलावा ये ब्लड जो है वो बाहर निकल के किसी कैविटी में भी जमा हो सकता है, जैसे कि थोरैक्स में तो हीमोथोरैक्स, पेरिकार्डियल कैविटी में तो हीमोपेरिकार्डियम, पेरिटोनियल कैविटी में तो हीमोपेरिटोनियम, या फिर जॉइंट्स में हो सकता है तो हम उसे हीम आर्थ्रोसिस कहेंगे। ये देखें, ये पोटेंशियल हेमरेजेस हैं, छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में जो बनता है, इसे हम पोटेंशियल हेमरेजेस कहते हैं। ये इंट्रासेरिब्रल ब्लीडिंग है, अगर ब्रेन में हो जाती है तो इस तरह से प्रेजेंट करती है। ये सब एरेकनॉइड हेमरेज है। सब एरेकनॉइड हेमरेज देखें ब्रेन के पार्ट्स में नहीं जा रही, बल्कि जो सिर्फ सब एरेकनॉइड स्पेस मेनिंजेस में होगी ना, सब एरेकनॉइड स्पेस, तो ये पूरा बाहर से उसको कवर किया हुआ है उसने। ये पिटैची और इकाइमोसिस है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है ये पिटैचियल स्पॉट्स है, और ये जो थोड़ा बड़े साइज के होते हैं, जो हमने कहा था 1 to 2 cm, इनको हम इकाइमोसिस कहते हैं। ये देखें, ये कंजक्टाइवा में दिखाए हुए हैं पिटैची। ये एपिड्यूरल हेमाटोमा है, ये दिखाया हुआ है ब्लड की एक्यूमुलेशन। ये हीमोथोरैक्स है, थोरैक्स में दिखाई हुई है ये बंदा लेटा हुआ है, बॉडी है, और उसमें ये दिखाया हुआ है कि उसके अंदर कैसे एक्यूमुलेट हुआ हुआ है ब्लड। कॉजेस क्या क्या हो सकती है हेमरेज की? किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर कोई वस्कुलर डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से वो रप्चर हो जाए, जैसे कि एसिडोसिक्लोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, या एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं। प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से क्या होगा? प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से क्यों होगी हेमरेज बच्चों?
मैम जो जख्म होगा वो जल्दी रिपेयर नहीं हो सकेगा और वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहेगी। क्लॉटिंग नहीं होगी, हाँ जी। कोएगुलोपैथी में भी वही है कि जो कोएगुलेशन पाथवेज है हमारे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोएगुलेशन नहीं होगी जिसकी वजह से वो है। उसके अलावा कोई अल्सर, कोई ट्यूमर या कोई कोएगुलेशन फैक्टर्स का डिसऑर्डर या इंफार्क्ट्स की वजह से हेमरेजेस हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, दो तरह से होती है, अगर उसी वक्त हुई भी होगी तो रेड या पर्पल कलर की कलेक्शन होगी ब्लड की, और अगर क्रॉनिक या ओल्ड है, मतलब देखे ना कि हमें क्रॉनिक या ओल्ड कैसे हो सकती है, जैसे अनडायग्नोज थी, हमें पता ही नहीं था कि उसे हीमोथोरेक्स है, और बाद में लेटर पता चला, जब उसको देखा तो वो ब्राउन और मैरून पेस्टी सा मटेरियल होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे आपने ब्लड को भी देखा है कि अगर वो थोड़ी देर पड़ा रहे तो वो ब्राउन और जरा अपना कलर चेंज कर लेता है इसमें। डार्कर कलर में वो चला जाता है। एग्जैक्टली जो फ्रेश ब्लड होता है वो हमेशा रेड सा या पर्पल सा इस तरह का कलर होता है, जबकि जो ज्यादा देर के लिए बाहर पड़ा रहे या जम जाए खून, तो वो फिर जरा बहुत डार्कर कलर, जैसे कि जैसा लिवर का कलर होता है उस टाइप का कलर बन जाता है। अब लिवर का कलर पता है ना आप लोगों को, जो कह ले उसका कलेजी वगैरह का कलर होता है, ठीक है, उस तरह का सा कलर बन यस जाता है। मैम। इफेक्ट्स क्या होंगे हेमरेज के, कि किस चीज पे डिपेंड करेंगे, कि कहाँ पे बना है, लोकेशन क्या है, रेट क्या है, कितने बन रहे हैं और कितने खत्म होते जा रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर से बना हुआ है, या फिर ये कि हाँ कितना टाइम हो गया उसे बने हुए, कोमॉर्बिड डिजीज कोई और तो नहीं उसको साथ में डिजीज पेशेंट को, जैसे कि एम्फाइसीमा, एनीमिया या हार्ट डिजीजेस वगैरह में से कोई हो। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। हीमोस्टेसिस क्या है, ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या है, एक प्लान्ड प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, हमारी प्लेटलेट्स इन्वॉल्व है, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व है, और एंडोथीलियम इन्वॉल्व है, जो कि जहाँ पे भी वस्कुलर इंजरी हो रही है वहां पे जाते हैं और फौरन से ब्लड क्लॉट को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि प्रिवेंट कर देता है या लिमिट कर देता है ब्लीडिंग को, ठीक है। होमोस्टेसिस में क्या हो रहा है कि हमारे प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंडोथीलियम, ये तीनों हमारे अपना रोल प्ले करते हैं एक प्लान्ड प्रोसेस के थ्रू, ताकि वो वहां पे जाएं और जहां पे भी वस्कुलर इंजरी हुई है वहां पे जाएं और वहां पे फौरन से ब्लड क्लॉट को फॉर्म करें, जो वहीं पे जहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हुई है वहीं पे ब्लीडिंग को स्टॉप कर दें, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल ब्लीडिंग कब हो जाएगी। पहली चीज अभी हमने जो बात की, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंडोथीलियम, ये तीन चीजें। अब इन तीन चीजों में कोई डिफेक्ट आएगा तो हमारी अब नॉर्मल ब्लीडिंग होगी ना। पहली चीज क्या आ गई, डिफेक्ट्स है प्राइमरी हेमोस्टेसिस में। प्राइमरी हेमोस्टेसिस का क्या मतलब है, प्लेटलेट्स में डिफेक्ट आया, या फिर वॉन विलब्रेंट डिजीज है जिसमें प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होगा, स्मॉल ब्लीड्स होंगे स्किन में या फिर म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स में। दूसरी चीज थी, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स में डिफेक्ट आया तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी होमोस्टेसिस में डिफेक्ट, ठीक है। प्लेटलेट्स में आया तो प्राइमरी होमोस्टेसिस में डिफेक्ट, क्लॉटिंग फैक्टर्स में आया तो दिस इज सेकेंडरी होमोस्टेटिक होमोस्टेसिस में डिफेक्ट। कोएगुलेशन फैक्टर में डिफेक्ट आया तो क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यूज में ब्लीडिंग होगी, फॉर एग्जांपल मसल्स में या फिर जॉइंट्स में। और जनरलाइज्ड डिफेक्ट्स क्या होगा, जिसमें वेसल्स इन्वॉल्व होंगी। तीसरी चीज हमारी क्या थी, एंडोथीलियम। अगर एंडोथीलियम में डिफेक्ट आएगा तो हमारे जनरलाइज्ड डिफेक्ट्स होंगे, जिसमें स्मॉल वेसल्स जो हैं उनमें पैल्पेबल पर्परा बनेंगे और इकाइमोसिस बन जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात की। यस मैम। नेक्स्ट हम आते हैं थ्रोम्बोसिस पे। थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बस जो भी कहीं ब्लड क्लॉट बन रहा है विद इन द वेसल उसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। नॉर्मल हेमोस्टेसिस रिजल्ट ऑफ अ सेट ऑफ वेल रेगुलेटेड प्रोसेस था, जिसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे टू मेंटेन ब्लड इन अ फ्लूइड क्लॉट फ्री स्टेट इन नॉर्मल वेसल्स, कि वो जो ब्लड है वो फ्लूइड स्टेट में, क्लॉट फ्री स्टेट में नॉर्मल वेसल्स में मूव करे, और रैपिड और लोकलाइज्ड होमोस्टैटिक प्लग बनाए जहां पे भी वस्कुलर इंजरी हो। यही काम है ना ब्लड का, ठीक है। और सारे जो हमने पढ़े होमोस्टैटिक फैक्टर्स, इनका भी यही काम है कि एक तो ब्लड जो है वो अपने फ्लूइड स्टेट में मूव करता रहे वेसल्स में, दूसरी चीज ये कि कहीं पे भी अगर वस्कुलर इंजरी होती है तो वो फौरन वहां पे हेमोस्टैटिक प्लग बनाए और वहीं पे उस इंजरी को स्टॉप कर दे और ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे। थ्रोम्बोसिस कब बनता है, अगर इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो जाए इस नॉर्मल होमोस्टैटिक प्रोसेस की, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोई ब्लड क्लॉट हो जाए जहां पे इंजरी ना हो,
मतलब जहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाने की हेमोस्टैटिक प्लग की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहां पे भी एक ब्लड क्लॉट बन गया है, या फिर थ्रोम्बोटिक एक्लूजन हो गई है किसी वेसल की किसी माइनर इंजरी के बाद, यानी इतना क्लॉट बन गया कि उसने वेसल को ही बंद कर दिया है, तो फिर हम इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। वही तीन चीजें अगेन आई हैं, मस्कुलर वॉल यानी एंडोथेलियल सरफेस, प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन फैक्टर्स। यही तीन चीजें हैं जो कि रेगुलेट कर रही हैं इनको, हेमोस्टैसिस को भी और थ्रोम्बोसिस को भी। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से वो मैनेज कर रही है। ठीक है, वेसोकंस्ट्रक्शन हो जाएगी साइट ऑफ इंजरी पे। प्राइमरी हेमोस्टैसिस में डिफरेंस आ गया कि प्लेटलेट्स जो हैं वो नहीं है। सेकेंडरी हेमोस्टैसिस में ये आया कि फाइब्रिन वगैरह नहीं है मौजूद, और ये यहाँ पे थ्रोम्बस या एंटी थ्रोम्बोटिक इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं। जो 3 प्राइमरी कॉजेज हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के, उन्हें हम कहते हैं वर्च्यूज ट्राइड। ट्राइड का मतलब है 3 चीजें। वर्च्यू साइंटिस्ट था जिसने इनको प्रेजेंट किया था, इसलिए हम इसको वर्च्यूज ट्राइड कहते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आ गई, वही 3 फैक्टर्स हैं। उन 3 फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है कि जो भी चेंजेस आएंगी इनकी वजह से आएंगी। एंडोथेलियल इंजरी की वजह से, स्ट्रेसेस या स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से, वो कब हो जाएगी, प्लेटलेट्स नहीं है, प्रॉपर मूव नहीं करा, या फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी यानी कि ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ब्लड में, ठीक है, उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्म होगा। एंडोथेलियल इंजरी की वजह से, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से, या फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी की वजह से। एंडोथेलियल इंजरी में क्या होगा, कैसे हो सकती है, किसी टिश्यू डैमेज की वजह से, आफ्टर सर्जरी, या किसी फ्रैक्चर्स के बाद, या फिर बर्न्स के बाद। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों? मैम आर्टरीज में क्लॉट बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। आर्टरीज की जो ब्लॉकेज हो जाती है उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। थिकनिंग की वजह से या किसी प्लाक फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, क्यों बन सकता है, एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है, बताएं। मैम जो बताएं, हाइपरटेंशन में ब्लड का फ्लो ब्लड का इंक्रीज फ्लो कर ज्यादा जाता होगा, हाँ जी, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है मैम। इंक्रीज हो जाता है। या फिर किसी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की वजह से जो कि ऐसे हो जो कि उसको इंजर कर दे, ठीक है। स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो क्या है, होता क्या है, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो में हमने बात की थी कि ब्लड की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, या फ्लो उस तरीके से नहीं हो रहा है, या ब्लड कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। स्टेसिस स्लोइंग को कहते हैं या जमा होने को कहते हैं। कब होती है, कहाँ पे होती है, मोर कॉमनली वीनस साइड पे है, तो यानी कि वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से ज्यादा बनते हैं। हार्ट में भी हो सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर इंफाक्शन कॉज कर सकती है वहां पे। प्रेगनेंसी में, लॉन्ग प्लेन राइड में, या इमोबिलिटी आफ्टर सर्जरी अगर हो तो उसमें ये कॉजेज होते हैं। प्रेगनेंसी में क्यों, क्योंकि उसमें एक तो ये कि पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में वेट गेन हो रहा होता है इस वजह से। लॉन्ग प्लेन राइड में क्या होता है, प्रेशर अगर देखें तो उसमें कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो स्लो हुआ होता है। और इमोबिलिटी अगर होगी आफ्टर सर्जरी, मतलब किसी कोई ऐसी सर्जरी है जिसके बाद पेशेंट इमोबिलाइज है, तो वो भी क्योंकि वो पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है एक ही जगह पे, वो ना खड़ा हो रहा है, ना चल रहा है, ना काम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी वो वहां पे थ्रोम्बस बन सकते हैं। देन है टर्बुलेंस एंड स्टेसिस। टर्बुलेंस क्या चीज होती है, ये नाम पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फिजिक्स में तो पढ़ा हुआ ही है, टर्बुलेंस क्या होती है। नॉर्मल फ्लो मैम एक फ्लो होता है फ्लो turbulence। ऑफ ब्लड। नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड होता है टर्बुलेंस। मैम नॉर्मल जो ना Yes, मैम हो नहीं, जो नॉर्मल नहीं फ्लो होता। ऑफ ब्लड। अच्छा, टर्बुलेंस नहीं होता इरेगुलर कि फ्लो जब भी, of अच्छा टर्बुलेंस ना नॉर्मल नहीं होता, कोई भी कह लो कि अगर जैसे जैसे हम अगर पानी पीछे से खोलें पाइप में, तो एकदम से कभी तेज आता है कभी हल्का आता है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो या इस तरह से, या बीच में कहीं पे कोई पाइप टर्न हुआ हो या कुछ हो, तो वो जिस तरीके से रुक रुक के आ रहा होता है ना, उसे टर्बुलेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल फ्लो ना हो, डिसरप्टेड सा फ्लो हो, तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंस आ रही है, ठीक है। डिस्टर्ब नॉर्मल जो फ्लो का उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं, कि एक ही लीनियर सीक्वेंस में आया जा रहा है, उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा नॉर्मल लेमिनार फ्लो, तो क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है वो इस तरह से इन कंटिन्यू
इन कांटेक्ट विद द एपिथेलियम आ गए, एंडोथेलियम आ गए, जब प्लेटलेट्स वहां पे आ गए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहां पे अटैच होना शुरू हो गए हैं। वो क्या करेंगे, प्रिवेंट डाइल्यूशन ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स से उनकी डाइल्यूशन नहीं हो रही, रिटार्ड हो जाएगा इनफ्लो ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इनहिबिटर्स, और परमिट कर देंगे थ्रोम्बाई के बिल्डअप को और प्रमोट कर देंगे एंडोथेलियल सेल एक्टिवेशन को, जिसकी वजह से वहां पे थ्रोम्बोस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाइपरकोएगुलेबिलिटी की वजह से क्या होगा, कोई भी कोएगुलेशन पाथवेज में चेंजेस आएंगे तो वो थ्रोम्बस बनाएंगे, प्राइमरी भी हो सकती है यानी जेनेटिकली इनहेरिटेड, या फिर एक्वायर्ड किसी डिसऑर्डर की वजह से उसमें चेंजेस आ सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स में। क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर 5 ब्लीडिंग म्यूटेशन हो सकती है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, बस आप लोगों को इनके नाम आने चाहिए। लैक ऑफ प्रोटीन एस या प्रोटीन सी, एंटीथ्रोम्बिन सी3 हो सकता है, या फिर ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट हो सकता है, या फिर स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनकी वजह से ये चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, बस ये सब नाम आपको आते हो तो काफी है। अच्छा, अब क्या है, थ्रोम्बस कहीं पे भी बन सकता है, पूरा जो बॉडी में हमारा मस्कुलर सिस्टम है तो वो कहीं पे भी बन सकता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, लेकिन जो स्टेसिस है वो मेजर फैक्टर है थ्रोम्बस बनाने का, कहाँ पे, वीनस थ्रोम्बाई में। वीनस थ्रोम्बाई कौन से है, जो वेन्स में बन रहे हैं। दो तरह के थ्रोम्बाई है ना, या आर्टरीज में बन सकते हैं या फिर वेन्स में बन सकते हैं। Area of attachment to the underlying vessel or heart wall frequently firmest at the point of origin stasis. वही वेन्स की बात है कि वो ज्यादा एरिया ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं हार्ट के करीब, और फ्रीक्वेंटली फर्म होते हैं, जहाँ पे बनते हैं वहीं पे ज्यादातर अटैच रहते हैं। ये सब थ्रोम्बोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या हो सकता है थ्रोम्बस, क्या क्या कर सकता है, स्टेनोसिस कर सकता है या ब्लॉकेज कर सकता है आर्टीरियल ल्यूमेन की, यानी कि बिल्कुल जो आर्टरी थी उसको ल्यूमेन को बंद कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा या फिर इंफार्क्शन हो जाएगी। इस्कीमिया का क्या मतलब है कि ब्लड फ्लो बिल्कुल वहां पे खत्म हो गया, या फिर इंफार्क्शन, इंफार्क्शन क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं लिखा हुआ, ये इंफार्क्शन लिखा हुआ, ये क्या होता है बताएं, पता है किसी को? इंफार्क्शन का मतलब हार्ट अटैक। यस मैम, यहाँ पे सेल डेथ हो जाती है। हाँ जी, हार्ट अटैक के मानो में हम इसे यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वो क्या होता है, जिसे हम एमआई कहते हैं, जिससे हार्ट अटैक को हम कहते हैं, जो हम हार्ट अटैक कहते हैं ना मोस्टली आम जबान में, वो एक्चुअली मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है, यानी कि जो सेल्स है मायोमीट्रियम ऑफ हार्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इंफार्क्शन का मतलब ये होता है कि किसी टिश्यू को इतना ब्लड कम मिले कि उसकी सेल डेथ हो जाए, तो उसे सर्वाइवल के लिए ब्लड ही ना मिले, तो उससे हम कहते हैं इंफार्क्ट हो गया वहां पे। ठीक है, तो इस्कीमिया हो सकता है, इस्कीमिया में ब्लड कम है और इंफार्क्शन में पूरी प्रॉपर सेल डेथ हो गई है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, वीनस ऑक्लूजन हो सकती है, यानी कि वहां पे वो प्रॉपरली क्लोज हो गया। ठीक है, लॉन्ग कंजेशन, एडिमा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो ट्रैवल करता है, लेफ्ट हार्ट वेल में जाएगा या फिर किसी चैम्बर में जाएगा, तो वहां पे वो फिर सिस्टेमिक एम्बोलिज्म, सिस्टेमिक एम्बोलिज्म का क्या मतलब है कि वो सिस्टेमिक फ्लो में चला जाएगा और वहां पे ऑक्लूड करेगा। मॉर्फोलॉजी क्या है, नजर किस तरीके से आ रहा होता है, लाइंस ऑफ जोन्स कहते हैं। लाइंस ऑफ जोन्स क्या होती हैं, अल्टरनेटिंग लेयर्स होती हैं प्लेटलेट्स की और फाइब्रिन की, और इनके साथ डार्कर आरबीसीज की लेयर्स आ रही होती है। कहाँ पे नजर आते हैं, मोस्ट कॉमनली जहाँ पे एक्टिव ब्लड फ्लो हो, जैसे हार्ट में, एओर्टा में, या फिर लार्ज आर्टरीज में। पोस्टमार्टम क्रॉस में जब देखते हैं तो वो डार्क रेड डिपेंडेंट पोर्शन बीच में बना हुआ होता है, जिसे चिकन फैट अपीयरेंस कहते हैं। इस तरीके से जो है ना वो लाइंस ऑफ जोन्स, लाइट लाइंस और डार्क लाइंस इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, इनको हम लाइंस ऑफ जोन्स कहते हैं। ये लाइटर लाइंस आ रही होती हैं और फिर आरबीसीज की लाइंस आ रही होती है। जो थ्रोम्बाई हार्ट चैम्बर में या एओर्टिक ल्यूमेन में बनते हैं वो नॉन ऑक्लूसिव होते हैं, यानी कि वो ऑक्लूड नहीं कर रहे होते वेसल वॉल को प्रॉपर्ली। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है आर्टीरियल थ्रोम्बाई में और वीनस थ्रोम्बाई में। जो आर्टीरियल थ्रोम्बाई है वो दोनों तरफ से हो सकते हैं, ऑक्लूसिव भी हो सकते हैं और नॉन ऑक्लूसिव भी हो सकते हैं। जहाँ पे बनते हैं ज्यादातर वहीं पे ही रहते हैं और फ्लो ऑफ ब्लड के साथ साथ बनते हैं
और टिपिकली एडहेरेंट होते हैं। दूसरी चीज ये कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ ब्लड होती है, जबकि जो वीनस थ्रोम्बोई है वो ज्यादातर ऑक्लूसिव होते हैं। 85 to 90% केसेस में ऑक्लूसिव होते हैं, यानी कि वेसल वॉल को बंद कर रहे होते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा बंद होते हैं, और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ब्लड फ्लो होती है। आगे देखते हैं डिफरेंस। ये सारे थ्रोम्बाई दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और एक और डायग्राम दिखा, ये देखिए यहाँ पे ये सब थ्रोम्बस हैं, ये सब बने हुए हैं, ये बना हुआ है ये हार्ट में। वीनस थ्रोम्बोसिस में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में बन रहे हैं सुपरफिशियल वेन्स में और डीप वेन्स में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो सुपरफिशियल वेन्स में बन रहे हैं पेन करेंगे, स्वेलिंग करेंगे और रेयरली एम्बुलाइज करेंगे। एम्बोलस क्या होता है? मैम मूविंग ब्लड क्लॉट, मूविंग ब्लड मूविंग जो होगा, जबकि जो डीप वेन्स में होंगे वो पोप्लिटियल, फेमोरल, इलियक वेन्स में बनेंगे और ये मोर लाइकली टू एम्बोलाइज करते हैं। ठीक है, जो सुपरफिशियल वेन्स में है वो किसी ना किसी वेरिकोसिटीज के साथ या फिर डायलेटेड या टॉर्चरस वेन्स होंगी तो उनमें बनेंगे, और जो डीप वेन्स में बनते हैं वो 50% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और इनमें क्या होता है कि कोई ना कोई कोलेटरल, वो एसोसिएटेड विद पेन एंड स्वेलिंग थे, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और इनमें कोई ना कोई कोलेटरल्स बन जाते हैं। कोलेटरल्स का क्या मतलब है कि एक रूट अगर ऑक्लूसिव थे, एक रूट बंद हुआ है तो ब्लड दूसरी तरफ से मूव करना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई कोलेटरल बन जाता है। जो सुपरफिशियल वेन्स में बनते हैं इनमें इंक्रीज रिस्क होता है इन्फेक्शंस का, वो किसी तरीके से कि कोई भी बैक्टीरिया आ गया, सुपरएडेड इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो पेन एंड स्वेलिंग वगैरह कॉज करते हैं, या फिर वेरिकोस अल्सर्स भी इनमें बन जाते हैं। और जो डीप वेन्स में बनते हैं वो या तो एडिमा कॉज करते हैं या पेन एंड टेंडरनेस कॉज करते हैं। देन है थ्रोम्बोफेलिपाइटिस। ये क्या होता है? अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए वेसल वॉल की तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफेलिपाइटिस। अगेन थ्रोम्बस में डिफरेंस है आर्टीरियल में और वीनस में। जो आर्टीरियल थे हार्ट से स्टार्ट होते हैं, जो वीनस थे वो डीप वेन्स में बनते हैं। आर्टीरियल जो है वो रिट्रोग्रेड फैशन में बनते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जा रहे होते हैं, जबकि जो वीनस है वो एंटीग्रेड होते हैं, टुवर्ड्स हार्ट इनकी डायरेक्शन होती है। कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे एंडोथेलियल इंजरी हुई है, कोई टर्बुलेंस है या एन्यूरिज्म है आर्टीरियल के केस में, और वीनस में वहां पे बनते हैं जहाँ पे स्टेसिस हुई हो, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटीज के केस में। आर्टीरियल थ्रोम्बोई पेल होते हैं या व्हाइट होते हैं, जबकि वीनस जो है वो रेड और डार्क होते हैं। आर्टीरियल में लाइंस ऑफ जोन्स होती हैं, वीनस में लाइंस ऑफ जोन्स नहीं होती। क्यों बताएं? सॉरी मैम दोबारा क्वेश्चन करिएगा। लाइंस ऑफ जोन्स की हमने बात की थी ना, कि लाइंस होती हैं जिनमें प्लेटलेट्स और फाइब्रिन होते हैं, और अल्टरनेटिंग लाइंस होती हैं प्लेटलेट्स एंड फाइब्रिन की और आरबीसीज की, तो वो आर्टीरियल थ्रोम्बोई में होती हैं लेकिन वीनस थ्रोम्बोई में नहीं होती। उसकी क्या मैम difference है? बिकॉज उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड ऑपोजिट है। उससे क्या डिफरेंस है? ब्लड तो है। मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो आरबीसीज की उस तरह से वो रेड अपीयरेंस नहीं आ रही होती, ठीक है, कि वो अल्टरनेटिव हमें डिफरेंशिएट कर सकें। जो आर्टीरियल थ्रोम्बोई है फर्मली एडहेरेंट होते हैं, जबकि वीनस जो है वो लूजली अटैच हो जाते हैं और इजीली एम्बोलाइज कर जाते हैं। और जो आर्टीरियल हैं वो इंफार्क्शंस कॉज करते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या बनेंगे? 75% बनते हैं ब्रेन में, बनते हैं किडनी में या स्प्लीन में। और जो वीनस है वो एम्बोलाई जो है वो प्राइमरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करते हैं और साइलेंट होती है 50% ऑफ द पेशेंट्स में, कि पता नहीं चलता वीनस एम्बोलाई का, मतलब काफी अर्से बाद जाके डायग्नोज होते हैं, अनडायग्नोज रहते हैं बहुत अर्से तक। फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या है? क्या क्या हो सकता है उस थ्रोम्बस के साथ? जो एक थ्रोम्बस बन चुका है, या तो प्रोपोगेट करेगा, ज्यादा प्लेटलेट और फाइब्रिन वहां पे जमा होते रहेंगे और ज्यादा, और वो थ्रोम्बस वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाएगा, या फिर एम्बोलाइज कर जाएगा, वहां से डिटैच होकर जहाँ पे बना था और कहीं और जाके किसी और जगह पे जाके ब्लॉक करेगा वेसल्स को, या फिर उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी, टूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगी और खत्म हो जाएगा।
फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम अगर एक्टिव हो गया तो क्या होगा, 2 से 3 आफ्टर फर्स्ट, ये सारा प्रोसेस जो है वो पहले 2 से 3 घंटे में हो रहा है। अगर 2 से 3 घंटों के बाद की बात करेंगे तो उसमें फिर वो मोस्टली नहीं होते, क्योंकि उसी वक्त जो है ना वो लिटिक सिस्टम उसी वक्त एक्टिव हुआ है ना, तो वो उसी वक्त ब्रेक डाउन कर सकता है, फिर आगे जाके वो फिक्स हो जाता है थ्रोम्बस, यानी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकेनलाइजेशन में क्या है, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएगा, इसमें फिर रिकेनलाइजेशन होगी, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो सिर्फ एक लंप सा बचेगा जो कि एविडेंस होगा कि यहाँ पे प्रीवियसली थ्रोम्बस था, उसके अंदर से कैलिक चैनल्स बन जाएंगे ताकि ब्लड मूव कर सके। या फिर हाइलोनाइजेशन या कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, जिसमें अगर सुपरहीटेड कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर वहाँ पे माइकोटिक एनेरिज्म वगैरह स्टार्ट हो गया और वहीं पे कैल्सिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और ज्यादा खतरनाक स्टेज आ जाती है। इसमें दिखाया हुआ है कि इलियक वेन में बना था, ये हार्ट की तरफ आ सकता है, या फिर रेजोल्यूशन हो सकती है, वेटोस खत्म हो गया, या फिर एम्बोलाइज करके लंग्स में चला गया है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड द बॉल, बिल्कुल बॉल के साथ लग गया और बीच में से खत्म हो गया, या फिर रिकैनलाइजेशन हो सकती है कि बीच में से उसमें स्पेसेस बन गई हैं। ये इंफीरियर वेना केवा में दिखाया हुआ है कि वहां जाके थ्रोम्बस जो है अटैच हो गए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि ये थ्रोम्बस कर क्या रहा है, क्लिनिकली क्या कर रहा है। इस्कीमिया कर सकता है, इंफार्क्शन कर सकता है, या फिर एम्बोलाइज कर सकता है। जो वीनस थ्रोम्बा है कंजेशन कर सकते हैं, पुअर वुंड हीलिंग होती है उनकी वजह से, स्किन अल्सर या पेनफुल थ्रोम्बोज वेन्स बना देते हैं, वैसे वेरिकोज वेन्स वगैरह होती हैं, ये इस तरीके से कह लो बहुत सख्त वेन्स होती हैं जो एल्डरली मोस्ट कॉमनली हमें नजर आती हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में। और अगर माइक्रोथ्रोम्बाई होंगे जो कि माइक्रो सर्कुलेशन में होंगे, कैपिलरीज में होंगे, तो वो डीआईसी कॉज करते हैं। डीआईसी क्या है? डीआईसी क्या होती है पता है आप लोगों को? बच्चों, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन, यानी कि इंट्रावस्कुलरली कोएगुलेट कर जाएंगे। ये नहीं पढ़ा हुआ कभी लफ्ज? ये सब सो रहे हैं। नो मैम। बस इतना ही आज का लेक्चर। समझ आया है आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. बच्चों कोई मैम चीज एक नहीं समझ रहे हैं? जी जी पूछें। दोबारा से रिपीट कर दें, एक क्वेश्चन था मैम मेरा वहां से। जी बच्चे पूछें। मैम स्लाइड नंबर 41 ओपन कर दें प्लीज। स्लाइड नंबर 41 रिपीट कर दो। ये है। यस मैम। मैम आपने यहाँ पे बोला कि वेनस में लाइन ऑफ जोन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैम लेकिन यहाँ पे तो देखें इसका कलर रेड और डार्क शो हुआ है ना, लाइक ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका। लाइंस ऑफ जोन्स क्या बनती हैं? लाइंस ऑफ जोन्स बनती हैं अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क लाइंस। ठीक है, अल्टरनेटिंग मैम। लाइंस होंगी ना, जो डार्कर शेड आ रहा है, रेड शेड आ रहा है आरबीसीज का, और लाइटर शेड आ रहा है प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का, उनकी वजह से ये लाइंस बनती हैं। इसमें ब्लड तो वही है, आरबीसीज भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, फाइब्रिन भी है, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं है वीनस थ्रोम्बाई में। ठीक है, इस ओके वजह से मैम। वो एक कलेक्टिव सा रेड और डार्क कलर आ रहा होता है, लाइंस ऑफ जोन्स नहीं बन रही होती। समझ आई बात की? यस मैम। क्योंकि जब वो ऑक्सीजनेटेड होती है ना आरबीसीज, तो उनमें हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो डार्क जो फ्रेश रेड कलर दे रहा होता है, इस तरह से फ्रेश रेड कलर दे रहा होता है वो। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से। यस और मैम। जब यही वीनस उसमें आ जाते हैं तो वो सारा एकदम से क्लम्पी सा एक अपीयरेंस आ रही होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कहीं पे, आपको दिखाती हूँ कोई वीनस थ्रोम्बस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसमें रेड कलर नहीं आ रहा, रेड कलर तो है उसका, वो जाहिर है कि वो है, क्या कहते हैं, है तो ब्लड में ही बन रहा है ना, तो ब्लड का कलर तो रेड ही है, तो थ्रोम्बस तो हमेशा रेड कलर में ही आएगा। लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि वो एक
एक ही जैसी अपेयरेंस होती है, पूरा पूरा थ्रोम्बस एक ही कलर का होता है, क्लम्पी सा गंदा सा रेड कलर का, ठीक है, बजाय ये कि उसमें प्रॉपर्ली लाइंस बनी हुई हो, ऐसा नहीं होता। मतलब इस तरह से प्रॉपर डिफरेंशिएशन के बजाय उसमें बस एक क्लम्पी सी गंदी सी अपेयरेंस होती है, ये डिफरेंस है सिर्फ। ओके मैम, थैंक यू। ये तो क्रॉनिक वो दिखाए हुए हैं ना, पोस्टमार्टम क्लॉट्स हैं, इस तरह से इनमें इतनी, जिसमें पोस्टमार्टम क्लॉट्स में बात की थी, चिकन फैट अपीयरेंस ही आ रही होती है एक जो appearance। जी बच्चों, और किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है बच्चों, सब कुछ क्लियर है? मैम Yes, पोस्टमार्टम क्लोर्स का क्या बताया आपने? बच्चे पोस्टमार्टम क्लॉट्स का मैंने बताया है कि पोस्टमार्टम क्लॉट्स कौन से होते हैं, पोस्टमार्टम क्लॉट्स कौन से होते हैं बताएं, जो हमें बाद में मिलते हैं, जब पोस्टमार्टम हो रहा है पेशेंट का, किसी भी डेड बॉडी का, तब हमें जो अचानक से कोई क्लॉट अगर हमें मिल जाता है, या अगर हम रीजन जैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसकी डेथ की रीजन कोई क्लॉट था, कोई थ्रोम्बस था, तो जब वो उसमें मिलते हैं तो वो कैसे होते हैं, डार्क रेड होते हैं, और जो डिपेंडेंट पोर्शन होता है वो येलो से चिकन फैट से अपीयरेंस होता है, ठीक है, ये देखें ना, और अटैच नहीं होते किसी भी अंडरलाइन बॉल के साथ, ऐसी अपीयरेंस आ रही होती है, ये देखें, डिटैच से होते हैं, डार्क रेड सी और चिकन फैट सी येलोइश सी अपीयरेंस आ रही होती है, ठीक है, ये होते हैं पोस्टमार्टम क्लॉट्स, क्योंकि वो अब वो डिटैच हो चुके हैं ना, अब पेशेंट डेड हो चुका हुआ है, ठीक है, तो वो ब्लड सेल्स भी जो है वो डेड हो चुके हुए हैं, वो थ्रोम्बस भी डेड हो चुका हुआ है, समझ आई बात की? यस मैम। अच्छा, इसमें फिर हम पता है क्या होता है, अगर आर्टीरियल थ्रोम्बोई होगा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं, आर्टीरियल थ्रोम्बस की हमने बात की कि वो अटैच्ड होता है, वहीं पे रहता है, तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उन प्लेटलेट्स को डिसॉल्व करें, जो कि उनको ना कर सके, ठीक है, तो हम उसके लिए फिर एंटी प्लेटलेट्स की तरफ जाते हैं ज्यादातर, जबकि अगर वीनस थ्रोम्बाई होंगे जो डीप वेन्स में बने होते हैं, उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स के आपने नाम सुने होंगे, हेपरिन, वारफरिन वगैरह, ठीक है, वो फिर उनके लिए हम वो देते हैं ताकि उनको डिसॉल्व किया जाए, वो उनकी जो कह लें कि कोएगुलेशन पाथवे है उनको चेंज करें ताकि वो मजीद प्रोपगेट ना करते जाए, ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रही थी आप लोगों को एक डिफरेंस के तौर पे दोनों में। क्योंकि हमने ये बात की ना कि जो मेजर कॉज है वीनस थ्रोम्बाई में वो क्या है, स्ट्रेसेस है, कि उसमें ब्लड फ्लो स्लो हुआ हुआ होता है, उसकी वजह से वो हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से फिर हम ऐसे देते हैं, ठीक है, और कोई चीज पूछ रहे हो किसी ने? ठीक है बच्चों, सब क्लियर है, तो फिर आप लोग रीड कर सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।